हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, फिलहाल हम फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज देख रहे हैं और इसमें मैं 75 क्वेश्चंस तक लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ। मैंने 3 पार्ट्स में ये आपको अवेलेबल कराया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और उसी सीरीज़ में ये आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए 76 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हम इससे पहले देख लेते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन, आगे यस स्पेस पे देखते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू यू। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना वो है मर्डरस इनोसेंस। इनोसेंस दिया हुआ है, मर्डरस और लिख लेते हैं हम, MURDEROUS। ठीक है, मर्डरस। इस तरीके से मर्डरस इनोसेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। हाइपरबोली है, मेटाफर है, सिमिली है या ऑक्सीमोरोन है। जैसा कि इससे लास्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है तब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच होगी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जब भी हम कभी दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा हुआ देखते हैं तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, वो होगी ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। डार्कनेस विजिबल इज एन इंस्टेंस ऑफ। अब आपको बताना है कि डार्कनेस विजिबल ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोली है, पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है या ऑक्सीमोरोन है। ये तो इजी ही है। देखिए डार्कनेस यानी अंधेरा और विजिबल मतलब दिखना, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर ये अपोजिट हैं तो फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। Our sweetest songs are those that tell of, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सैडेस्ट। ये है सैडेस्ट, SADDEST। ठीक है, सैडेस्ट थॉट पूरी स्टेटमेंट है। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पन, सिमिली, पैथोस, ऑक्सीमोरोन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी क्या है, ऑक्सीमोरोन। क्योंकि इसमें कहा गया हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग होंगे वो कब होंगे, सैडेस्ट थॉट के टाइम पे। ठीक है, तो सैडेस्ट और स्वीटेस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट 79। When lifeless objects and abstract ideas and thought of as living beings, the figure of speech is, यहाँ पर R लिखा हुआ है, सॉरी ARE। ओके, when the lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings, जब हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में मान लेते हैं, तब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, अपोस्ट्रोफी या फिर ऑक्सीमोरोन। मतलब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के एक्शंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है, यस इसमें है पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। वेट अ मिनट, यस अभी ठीक है। स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर, स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर, सम सेड। देखिए यहाँ पर लिखा है सेड और ये है सम। ठीक है, सम सेड ड्रॉप्स wept at completing the mortal sin, Milton's Paradise Lost, book 9। बताइए
इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? देखिए ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 से है। ठीक है, लाइन क्या है? स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर, सम सेड ड्रॉप्स वेप्ट एट कंप्लीटिंग द मोर्टल सिन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्काई लोअर्ड मतलब आसमान झुका, झुकने का काम कौन करेगा? लिविंग थिंग करेगी। ठीक है, आगे कह रहा है मटरिंग थंडर्स। ठीक है, ये भी लिविंग बीइंग का ही काम है मटरिंग करना। ठीक है, सम सैड ड्रॉप्स, ड्रॉप्स को सैड होने के लिए बता रहा है। वेप्ट एट कंप्लीटिंग द मोर्टल सिन। ओके, तो इसमें क्या है? नॉन लिविंग थिंग के साथ में लिविंग एक्शन, लिविंग थिंग वाले एक्शंस को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? यहाँ होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 81 is when well April on the beat of limping winter threads, शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। देखिए लाइन कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। लाइन है when well April on the heel of limping winter threads, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? तो आप अगर ध्यान से लाइंस को समझ पाएं तो इसमें भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लग रही है? इसमें भी हमें पर्सोनिफिकेशन ही लगता है। When well April on the heel of limping winter thread. Next, question number 82. The Greek term कौन सी दी है? प्रोसोपोपिया। ठीक है, प्रोसोपोपिया इज आल्सो नन एज, यहां पर है नन। एक ग्रीक टर्म है जो है प्रोसोपोपिया, ये और किस नाम से जानी जाती है? मेटाफर, टूटोफ्रेजिस, प्रोलैप्सिस या पर्सोनिफिकेशन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए प्रोसोपोपिया को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द मून doth with delight look round her when the heavens are bare. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Here the figure of speech is, यहां पर बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पन, अपोस्ट्रोफी, लाइटोटस, पर्सोनिफिकेशन। तो यहां भी क्या हो जाएगा? यहां भी पर्सोनिफिकेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। The naked every day he clad when he put on his clothes. Here the figure of speech is, देखिए the naked every day he clad when he put on his clothes. ऑप्शन है पन, लाइटोटस, सिमिली, आयरनी। तो देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। Simile, metaphor, personification and apostrophe are the figure of speech which are based on. देखिए आपको समझना है कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी एक ही तरीके की ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बेसिकली ऑप्शन है कंट्रास्ट, एसोसिएशन, रिजेम्बलेंस या फिर कंस्ट्रक्शन। क्या होगा राइट आंसर? बताइए किस पर बेस्ड होती है ये सारी ही जो बेस्ड होंगी वो होंगी रिजेम्बलेंस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 86। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्ट्रेस स्काईज। फिगर ऑफ स्पीचेस यहां पर बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्ट्रे स्काईज। ऑप्शंस आर सिमिली, मेटाफर, पन, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए जब कभी भी हम किसी का कंपैरिजन एज
या फिर लाइक के थ्रू करते हैं, तब वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? उसे हम कहते हैं सिमिली। ठीक है, अब यहां पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है उसकी वॉक का। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्ट्रे स्काईज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 87। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज्ड, यहां पर है यूज्ड, टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। अब आपको बताना है कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम एक पार्ट को एक पूरे संपूर्ण पार्ट हिस्से के लिए, संपूर्ण के लिए यूज कर लेते हैं, और ऐसे ही एक संपूर्ण को एक पार्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस आर सिनेक्डकी, लाइटोटस, प्रोसोडी या फिर आयरनी। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिनेक्डकी। सिनेक्डकी ही एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम होल को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पार्ट और पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ होल। ओके, क्वेश्चन नंबर 88। Uneasy lies the head that bears a crown. The figure of speech is। अब इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लाइंस को ध्यान से समझना है। क्या है? Uneasy lies the head that wears a crown। तो यहां पर जो क्राउन वर्ड दिया है ना, इसका मतलब सिर्फ ताज से नहीं है। ठीक है, संपूर्ण शासन से है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटे से वर्ड से संपूर्ण हुल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सिनेक्डकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सिनेक्डकी, लाइटोटस, पन या एंटीथीसिस। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? दिस इज आल्सो सिनेक्डकी। क्यों? क्योंकि हैंडफुल ऑफ सिल्वर, यहां पर हैंडफुल ऑफ सिल्वर का मतलब लिटरली हैंडफुल ऑफ सिल्वर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इफ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लॉस योर व्हील इज एन इंस्टेंस ऑफ। अब आपको बताना है इफ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लॉस योर व्हील, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ध्यान से समझना है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर तुम ड्राइव अच्छे से नहीं करोगे तो यू विल लॉस योर व्हील, तुम अपना व्हील खो दोगे। तो व्हील का मतलब यहाँ पूरे मतलब पहिए से ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण हुल के लिए व्हील को यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? सिनेक्डकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 91। यस, इसे देख लेते हैं। वेट अ मिनट। यस, I am looking for poetry. I am looking for poetry. I see a few Chaucers, a few Shakespeare's. Sorry, यहाँ पे Chaucer है। ठीक है, I am looking for poetry. I see a few Chaucers and a few Shakespeare's. What is the special use here in poet's name in the plurals? आपको बताना है कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि हमने पोएट्स के नेम को प्लूरल करके यूज किया है कि फ्यू चॉसर्स और फ्यू शेक्सपियर्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, सिनेक्डकी यूज नेम्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स। सेकंड है मेटाफोरिक यूज नेम्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स एंड हाइपरबोलिक यूज नेम्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स, या नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसमें भी क्या है ना, उनके रेस्पेक्टिव नेम को किस लिए यूज किया गया है? उनके वर्क्स के लिए। ठीक है, सिनेक्डकी है यहां पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। टॉन्टिंग यूज ऑफ अपैरेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेज इज। देखिए, किसी को जैसे कहते हैं ना,
मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति को भी हम कहते हैं ना तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो इसमें क्या है कि हम प्रेज वाले वर्ड्स में उसको ताने दे रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि टॉन्टिंग यूज फॉर एपरेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, जब हम टॉन्ट वाली लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसे कहते हैं सार्काज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 93, सार्काज्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ब, ग्रीक की एक वर्ब, सार्काज्म को ग्रीक की एक वर्ब से लिया गया है जिसका नाम है सार्केजिन, ठीक है, सार्केजिन, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव माइंड, टू इम्प्रूव हेल्थ, टू टीयर द आईज या टू टीयर फ्लैश। सार्केजिन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। यस, इसका मतलब होता है टू टीयर फ्लैश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिटाफ। ट्रांसफर्ड एपिटाफ का एग्जाम्पल बताना है, क्या होगा, इवनिंग स्टार, ड्रीमिंग हाउस, डार्कनेस विजिबल, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए डार्कनेस विजिबल, ये तो आप समझते ही हैं, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिया गया है, ठीक है। इवनिंग स्टार, ये तो एक सिंपल नाउन और उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट की बात करें, ड्रीमिंग हाउस, ड्रीमिंग हाउस का मतलब है कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को मतलब एक लिविंग पर्सन वाले एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रीमिंग हाउस ये एक हम ट्रांसफर्ड एपिटाफ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 95, आई होप इट इज विजिबल टू यू। प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस, प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस का किसका एग्जाम्पल है, हाइपरबोली का, ट्रांसफर्ड एपिटाफ का, या फिर पैराडॉक्स का, लाइटोटस का। प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस, यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिटाफ, ठीक है। इसके बाकी दो जो ऑप्शन हैं ये हैं पैराडॉक्स और लाइटोटस, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसफर्ड एपिटाफ। क्वेश्चन नंबर 96, यूजलेस रेपिटेशन इज, यूजलेस रेपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस, रेपिटेशन, रिकरेंस, या टॉटोलॉजी। What do we call it? Yes, useless repetition को क्या कहा जाता है, it is known as tautology, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 97, tautology is also known as, tautology और किस नाम से जानी जाती है, प्लोनेज्म, पन, प्रोजडी, रिक्टोरिक। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, टोटोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं, प्लोनेज्म के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। यस, इट इज अ फ्रेज, इट रिपीट्स द सेम वर्ड्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस अ बैनल बट अनआंसरेबल ट्रूथ। ध्यान से समझना है, इट इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, इट रिपीट्स द सेम वर्ड्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस अ बैनल बट अनआंसरेबल ट्रूथ। फॉर इंस्टेंस, इट इज व्हाट इट इज एंड व्हाट विल बी। इट वॉज कॉइन्ड बाय जर्नलिस्ट विलियम सेफायर, ठीक है। अब इस फ्रेज को क्या कहेंगे हम, सोर्स कहाँ से लिया गया है इसका, मैकमिलन डिक्शनरी से, ओके। तो इस फ्रेज को क्या कहा जाएगा, टोटोलॉजी कहा जाएगा, प्लोनेज्म कहा जाएगा, टोटोफ्रेज कहा जाएगा, स्पोनेरिज्म कहा जाएगा। ये एक फ्रेज है जो बार बार सेम वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, यूजुअली एक्सप्रेस अ बैनल एंड अनआंसरेबल ट्रूथ के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं हम
टॉटोफ्रेज, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, टॉटोफ्रेज इज, यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है कि टॉटोफ्रेज क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं अ फ्रेज और सेंटेंस विच फेल्स टू रिपीट एन आइडिया इन द सेम वर्ड्स। नेक्स्ट है अ फ्रेज और सेंटेंस विच डज नॉट रिपीट एन आइडिया इन द सेम वर्ड्स। नेक्स्ट इज अ फ्रेज और सेंटेंस विच रिपीट्स एन आइडियाज in the other or different words. A phrase or sentence which repeat an idea in the same words. बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे क्या होता है टोटोफ्रेज। अ फ्रेज और सेंटेंस विच रिपीट्स एन आइडिया इन द सेम वर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 से देख लेते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि नीचे के अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पीजीटी 2006 से लेकर 2016 के बीच में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी पहले 100 क्वेश्चन को देखेंगे। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब नीचे वाली लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच बता देनी है। प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। देखिए ध्यान से, प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। वेरी मतलब थका हुआ, तो वियरी वे थके हुए रास्ते के बारे में बात की जा रही है, लेकिन रास्ता तो कभी थकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लोमैन थे, वियरी जो थे, तो इन्होंने अपना एडजेक्टिव दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एपिटेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको सही लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली हम इसी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं इस चैनल पर, और लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और आप साथ ही अपने दोस्तों को भी ऐड कराएं मेरे चैनल के साथ। और तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।